चीन, जापान और इंडोनेशिया में हाल ही में आए भूकंपों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल उठ रहा है, आखिर कुछ ही दिनों के अंतराल में एशिया में अलग अलग हिस्सों में धरती क्यों कांप रही है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा भूवैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें धरती के भीतर झांकना होगा। दरअसल हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर की रफ्तार से खिसक सकती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं या अलग होती हैं, तब भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और भूकंप आता है। अब सवाल यह है कि चीन, जापान और इंडोनेशिया में ही बार बार भूकंप क्यों आते हैं? इसका जवाब है रिंग ऑफ फायर। जी हाँ, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के चारों ओर लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है, जिसे पैसिफिक रिंग आयर फायर कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपी और ज्वालामुखी क्षेत्र माना जाता है। दुनिया के करीब 75% सक्रिय ज्वालामुखी और लगभग 90% बड़े भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। जापान, इंडोनेशिया और चीन के कुछ हिस्से इसी रिंग ऑफ फायर के दायरे में आते हैं। यही वजह है कि देशों में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि वर्दी सेवा अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है, न कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाए और ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी रखी जाए। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को, पुलिस को प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर साफ संदेश दिया है कि मुहर्रम के दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुहर्रम आस्था परंपरा का महीना है, इसलिए सभी धार्मिक आयोजनों को पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जुलूसों के लिए पहले से तय मार्गों का ही पालन कराया जाए और बिना अनुमति कोई नया रास्ता या नई परंपरा शुरू न होने दी जाए। सीएम योगी ने साफ कहा है कि पिछले वर्षों में जिन मार्गों से ताजिया और जुलूस निकाले जाते रहे हैं, उन्हीं मार्गों का उपयोग किया जाए। यदि किसी तरह के बदलाव की जरूरत हो तो उसे प्रशासन की अनुमति के बाद ही लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जुलूस मार्गों का पहले से निरीक्षण किया जाए। जहां सड़क खराब है वहां मरम्मत का काम समय से पूरा किया जाए। जहां बिजली की जुड़े तारों को ठीक कराया जाए और साफ सफाई, पेयजल तथा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि डिजिटल दौर में फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो तेजी से फैलते हैं, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस की साइबर टीमें 24 घंटे सक्रिय रहें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चलते हुए विजन इंडिया दस्तावेज लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने अपने चर्चित पीडीएफ फॉर्मूला को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। इसे आने वाले चुनावों के लिए सपा की सबसे बड़ी रणनीति माना जा रहा है। देखिए अखिलेश यादव ने इस बारे में क्या कहा। जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा और अभी तो हराया है बीजेपी। आपको सोचना और आंख बंद करके अपने घर पे बैठना, सोचना ये कैसे लोग निकल पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहिए। अभी बीजेपी हारी है। जो हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कारोबार करने वाला और जिसके पास वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। और आपसे अच्छा कौन जानता है दाना और गाना ये क्या है, फसाना, ये बताओ। G7 शिखर सम्मेलन में इस बार पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ वैश्विक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं की मुलाकातों और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी टिक रही है। जी हाँ, फ्रांस के एवियन ले बैस में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर विशेष आमंत्रित नेता शामिल हुए। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सम्मेलन में मौजूद थे। दोनों नेताओं की मुलाकात और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पहले जैसी गर्मजोशी दिखाई नहीं दी, तो वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए दौर की शुरुआत हो रही है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डाली जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बेहद करीबी संबंध देखने को मिले हैं। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों ने दोनों नेताओं की दोस्ती को दुनिया भर में सुर्खियां दिलाई है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या G7 सम्मेलन की तस्वीरें किसी नए कूटनीतिक संकेत की ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता, टैरिफ, वीजा नीति, सुरक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक के क्षेत्र की रणनीति अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि G7 के इतर हुई द्विपक्षीय बातचीत में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। हाल के महीनों में कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आए हैं जिन पर दोनों देशों के बीच मतभेद देखने को मिले। भारत लगातार अपनी रणनीतिक सत्ता पर जोर दे रहा है, जबकि अमेरिका कई वैश्विक मुद्दों पर अपने सहयोगियों से स्पष्ट समर्थन की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक व्यापार नीतियों को लेकर भी दोनों देशों के अपने अपने दृष्टिकोण है। हालांकि विदेशी नीति के जानकारों का मानना है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी एक तस्वीर, हाथ मिलाने के तरीके से या सार्वजनिक कार्यक्रम के आधार पर तय नहीं होते। दोनों देशों के बीच रक्षा खरीद, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा सुरक्षा और काउंट जैसे मंचों पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि किसी भी तरह की अटकलों से पहले आधिकारिक बयानों और भविष्य की बैठकों पर नजर बनाना रखना जरूरी है।